नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और ज्ञानदा आईएएस की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आइए देखते हैं कि ये आज की चर्चा का विषय क्या है। संस्कृत का एक श्लोक है जिससे मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा और यहाँ आप देख रहे हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब ये है कि जिस बच्चे के पास में शिक्षा का अभाव है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके माँ बाप जिन्होंने उसे नहीं पढ़ाया वो दोनों उसके दुश्मन हैं और उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे रंग रूप में हंस और बगुला दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन हंसों के बीच में एक बगुला अलग से पहचान में आता है। अब इस श्लोक का यहाँ क्या उपयोग है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई हमारी जो तैयारी है वो एक प्रशासनिक अधिकारी की बने और प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन इन तरीकों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि भविष्य में आप सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं, सिलेक्शन के बाद उस अधिकारी वर्ग के बीच जब आपका उठना बैठना होगा, जब ऑलरेडी ज्ञान से छलकते हुए सागरों के बीच में आप पहुंचेंगे और कहीं गलती से आप एक गागर रह गए तो तकलीफ़ है। मतलब ये है कि आज हम अपनी तैयारी के एक उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास में चीज़ें क्या है, ज्ञानदा आईएएस के ये कुछ आधार स्तंभ हैं। अब ये आधार स्तंभ हैं क्या? सबसे पहले हम एक गोल सेट करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य बनाने के बाद में हमारा एक अगला काम है और वो है लक्ष्य के साथ साथ कार्य प्रणाली के ऊपर बात करना। हम अपने स्टेप्स बनाते हैं, हम वो सारी चीज़ें नोट करते हैं जिन तरीक़ों से, जिन रास्तों से होकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में हमारा काम आता है एग्जीक्यूशन का। आपके पास में लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप उस पर चलते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। तो हम बनाते हैं प्लान और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारा जो अगला स्टेप है वो है सेल्फ असेसमेंट का, अपने आप की परीक्षा लेने का। हम बार बार देखते रहते हैं कि जो हम लोगों ने तय किया था, हम लोगों ने जो मानक डिसाइड किए थे, मानक तय किए थे, उन मानकों पर हम कितने खरे उतरे हैं, ये चीज़ यहाँ। और इसके बाद में हम अपने प्रोग्रेस का एनालिसिस करते हैं। हम कुछ पैरामीटर्स, कुछ डेटा के हिसाब से अपने लिए इनपुट तय करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। और फिर जो है हमारे पास में ये चिन्ह क्या है भाई, ये चिन्ह देख के हमको याद आती है गूगल मैप्स की। ये चिन्ह बताता है कि अगर हम रास्ते से भटक गए हैं तो फिर से ज्ञानदा आईएएस का काम है कि आपको दोबारा से कोर्स करेक्ट करना, आपके रास्ते को सही जगह ला के रखना, ताकि फाइनली आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं तब तक ये एरोज बताते हैं कि हम रिपीट करते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारा लक्ष्य है वो है समझना कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब इसमें जो है हमारी बात होने वाली है, क्या बात होने वाली है, देखिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात ये होगी कि आप कहाँ जाकर बैठने वाले हैं। एक पूरे भारत से हजारों लाखों परीक्षार्थियों के बीच से छानकर आए हुए प्रशासनिक अधिकारी के साथ काम करेंगे। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अनुभवी भी हों और आपसे कहीं ज़्यादा ज्ञानवान हों। आप कई बार लकी भी हो सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो गए। इस लक की कल्पना करने की बजाय हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम उनके सामने ऐसी स्थिति ना आ जाए कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों, सारे हंसों के बीच में आप बगुले ना दिखें, इसलिए आपको अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये काम कैसे होता है भाई? तो ये काम ऐसे होता है कि यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से आपको डेटा मिल रहा है। ये भाई ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ डेटा मैंने लगाया है, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स हैं। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाने के बाद में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेटा के साथ में बहुत सूचनाओं के सामने आकर खड़े होने वाले हैं।
सूचनाओं की गणना से कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष तक पहुंचना, ये हर कोई कर सकता है अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो। लेकिन आप हजारों लाखों को पीछे छोड़कर जब वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की जगह बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हाथ की मैल होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही आसान काम होना चाहिए। और इसलिए ही हम पढ़ते हैं गणित, जहाँ गणित में हम आपके सामने ऐसे सारे सवाल ला के रखते हैं जो आपकी जीवन में हर रोज़ उपयोग में आने वाली हैं। ये सारे सवाल आपको उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं जब एज अ अधिकारी आपके पास में कोई सूचनाएं आएंगी, आपको उस पर सोचने, विचार करने और रिएक्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, और वहाँ पर भी आप हंस साबित होते हैं, बगुले नहीं। आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, ये है कानून व्यवस्था। आपने गणित पढ़ी क्योंकि आपको मिले हुए डेटा पर तुरंत विचार करना है और तुरंत रेस्पॉन्ड करना है। उसी प्रकार से आप कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे देश में जहाँ पर आपको अधिकारों के, आप अधिकारी कहलाने वाले हैं, मतलब आपको अपने और जनता के, लोगों के अधिकारों के साथ में सामंजस्य बिठाना है। और ये चीज़ें तभी संभव होगी जब आपको उसकी शुरुआत से अंत तक सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हों। हम कहते हैं कि पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम और कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसका मतलब होता है कि पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान और किसी दूसरे को दिया हुआ धन जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब तुरंत काम नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको अपना ज्ञान रखना है दिमाग में, और आपका धन होना चाहिए आपकी अपनी जेब में, अपने खुद के बैंक अकाउंट में। तो देश के संविधान को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपके पद के साथ ही अधिकार जुड़ने वाला है जिसकी रक्षा स्वयं हमारा संविधान कर रहा है। आगे की बात क्या है, इसके साथ साथ आपने अधिकारों के बारे में समझा। अगर आप इतिहास से अनभिज्ञ हैं, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि उन अधिकारों के पीछे हमने संघर्ष कैसे किए थे, आपको ये पता ही नहीं है कि ये कानून हमारे समाज में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया है, एक भौगोलिक व्यवस्था में एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति, इन सारे लोगों की अपनी मान्यताएं क्या हैं, अपने इतिहास क्या हैं, तो आप वो सामंजस्य उतनी बखूबी नहीं निभा पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ना चालू किया। एक एक करके हम सारे विषय और उनके आपके भविष्य की यात्रा के साथ में संबंध को अगर डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका जो है ये माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि अधिकारी बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्यों, तो ये बात जो है आपको हमेशा ही एक प्रबल ऊर्जा देती रहेगी, और वही काम तो हम आज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात देखिए कि आपको समझना है डेमोग्राफी, आपको समझना है ज्योग्राफी, किसी स्थान विशेष के समुदाय, वहाँ मिलने वाले जानवर, वहाँ की वन, वहाँ पर मिलने वाले रिसोर्सेज, वहाँ के खनिज, वहाँ का व्यापार, वहाँ की सारी चीज़ें जो उन लोगों को वो बनाती है जो वो हैं। वो सिर्फ इस कारण वहाँ वैसे नहीं है क्योंकि वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ उनका जो भूगोल है, उनका जो वातावरण है, उनका जो एनवायरनमेंट है, वो उनके एक विशेष प्रकार के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो एक नदी के किनारे बसा हुआ गांव रेगिस्तान में बसे हुए गांव की तुलना में बिल्कुल अलग होगा, और उस कारण को समझने के लिए हम पढ़ते हैं भूगोल। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। आप अपने देश में ही जो है कि चीज़ों को मैनेज करने वाले नहीं हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया से आपको सूचनाएं मिलती हैं, पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं का आपके उस ऊपर असर पड़ता है, और अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो आप एक दिन हमारे देश में किसी न किसी विभाग का चेहरा बनकर विश्व के बाकी देशों के साथ में भी एक संबंध स्थापित करने की स्थिति में होंगे। अलग अलग देश, अलग अलग मान्यताएं और उनके अलग अलग सोचने के तरीके, अलग अलग रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों के साथ में जब हम अपने कानून, अपनी डेमोग्राफी, अपनी ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों को एक सम्यक तरीके से सोचकर एक लाइन में रखकर फिर निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचते हैं,
तो फिर आप एक सफल अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आगे की बात कीजिए। इसके अलावा हमारे पास में केवल उनके कानूनों और उनके लोगों से नहीं, बल्कि ये देखिए, ये क्या है? ये है व्यापार, अर्थव्यवस्था। किसी भी बड़ी सभ्यता को खड़ा करने, उसको चलाने और उसको नष्ट करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है उसकी अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे का लेन देन, वहाँ के रिसोर्सेस, वहाँ की जो है बनने वाली जो है कच्चे माल की चीज़ें, वहाँ पर जो है बनने वाले पक्के माल के प्रोडक्ट्स, उनको बेचने के लिए मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अंग्रेज भारत आए, यहाँ पर आकर उन्होंने शासन किया। ये वही कारण है जिसके कारण आज चीन जो है विश्व में सारे देशों को पछाड़कर नंबर 1 होता जा रहा है। और ये वही कारण है जिसके कारण अमेरिका हर एक छोटे मोटे देश को आंख दिखा सकता है। अर्थव्यवस्था। अगर आपके पास में बाकी सारी समझ है लेकिन आप पैसे के लेन देन को नहीं समझ पाते, अगर आप उन गहरे विचारों से अनभिज्ञ हैं जो किसी देश के किसी भी प्रकार के कदम लेने के कारण को समझा सकता है, तो फिर आप अच्छे अधिकारी कैसे बनेंगे? तो ये कारण है कि आप अर्थव्यवस्था को सीखते हैं। सिर्फ अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज हो जाती है जिसने अभी तक पृथ्वी को नहीं मालूम कितने घाव दिए हैं, छलनी करके रख दिया है। मतलब ये है कि भाई इंडस्ट्रियल से मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और उसने धरती के जंगल साफ कर दिए। मशीनें आई और उसके कारण जो है हमारी निर्भरता जंगलों से हटकर शहरों पर हो गई। और इसका असर ये हो रहा है कि विश्व धीरे धीरे जो है वो संकटग्रस्त होता जा रहा है। वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को नहीं समझते हैं, अगर आप अपने ग्रह को नहीं समझते हैं, तो फिर जो है आपका सारा विकास एक दिन एक बहुत ऊंची चोटी में जाकर गिर जाता है। तो हमको हमारे जीवन में ये बैलेंस भी बनाना है और जिसके लिए हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। इसके साथ में अब हमारे पास में और कौन से सब्जेक्ट हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे आई? विज्ञान के कारण। स्पेस पर हम पहुंचे, कैसे पहुंचे? विज्ञान के कारण। आपके आसपास जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी विकास नज़र आते हैं, उनका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में सुधार। आप पैसा कमाने के लिए विज्ञान से जुड़कर ऐसी खोजें करते हैं जिससे आप नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक लेकर आएँ, उसे बेचें और बहुत जी भर के कमाएं। तो अगर आप विज्ञान से अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये विज्ञान हमारे विनाश का भी कारण बन सकता है। चीन जैसे देश हम पर निगरानी रखने के लिए, हमारी जासूसी करने के लिए मोबाइल फ़ोनों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन तो उन्हीं के बिक रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी आंखें हैं जो आपको अपने आसपास हो रही घटनाओं से न सिर्फ वाकिफ़ रखती हैं, न सिर्फ आपको जागृत रखती हैं, बल्कि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में अपने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए साइंस का ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए एक समग्र विकास। अगर आप किसी तरीके से अच्छी किस्मत के सहारे एक अधिकारी बन भी गए और अगर आप में सफिशिएंट काबिलियतें नहीं हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यही कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। लेकिन अगर आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं और किस्मत ऐसी रही कि आप अधिकारी ना बन पाए, फिर भी आप बहुत ही सफल व्यक्तित्व रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बात करते हुए अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक सीरीज़ जिसे कहने वाले हैं हम सहज गणित सीरीज़। ज्ञानदा आईएएस का ये प्रोडक्ट, और यहाँ पर इस गणित को मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। सीखेंगे वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ साथ इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इन चीज़ों का असर आपके व्यक्तित्व में कहाँ होता है। अगर आप किसी एक भी चीज़ का
अपने जीवन में असर नहीं समझ पाते तो उसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरे साथ जब गणित सीखेंगे तो ना सिर्फ आप गणित विषय के बारे में सीखेंगे, बल्कि आप अपने ज्ञान के चक्षुओं का उपयोग करना सीखेंगे, ताकि आप भी उन हंसों के बीच बैठा एक और हंस लगें। अधिकारी बन जाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन इसके साथ साथ उससे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य है एक अच्छा, एक समझदार, एक ज्ञानी व्यक्ति बनना। और मेरे साथ आप इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद।